हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वोट्स मैथ्स। आज हम देखते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन। इससे पहले आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसमें क्या था कि हमारे पास एक सेट है, मान लो ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट था हमारे पास बी, मान लो उसमें एलिमेंट है ए बी। तो हम क्या करते थे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। तो क्या होता था, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्ड पॉसिबल होते थे, मतलब एलिमेंट ए के ऑर्डर्ड पेयर बी के हर एलिमेंट के साथ, मतलब A1, फिर 1A 1B, फिर 2 का ए और बी के साथ 2A 2B, फिर 3 का ए के साथ, और फिर 3 का बी के साथ। तो ये क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब इसी के बाद आपने क्या पढ़ा था, कोई भी रिलेशन, क्या कोई भी रिलेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। मतलब कोई भी रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे होगी वो डिफाइन करेंगे हम, कि रिलेशन क्या होगी डिफाइन करेंगे हम। मान लीजिए यही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमने कहा कि R एक रिलेशन है किसमें, मान लो इसके एलिमेंट है x y, सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B कर रहा है। कैसे कि x इज ओड, x इज ओड, ठीक है। मतलब हमने क्या कहा कि रिलेशन ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कैसी होनी चाहिए, एक्स वाई, मतलब x तो बिलोंग कर रहा हो ए से और y बिलोंग कर रहा हो b से, और कैसा x इज ओड, मतलब x जो होना चाहिए वो ओड नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से ओड नंबर है, 1, तो ये वाले आ जाएंगे यहाँ पे, और फिर 2 तो इवन हो गया, तो फिर ये। तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, एक तो ओड नंबर वाले, मतलब 1A1 और 1A और 1B, फिर एक आ जाएगा क्या 3A और 3B। तो ये छोटा सा रिवीजन था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन का। इसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, फंक्शन। वो जो फंक्शन हम 12th का पढ़ाएंगे तब। अब शुरू करते हैं रिलेशन से, इससे आगे की कहानी। मतलब अभी रिलेशन बने, अब जैसे रिलेशन बनते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ नाम तो देना होगा ना, मतलब कि भाई रिश्ता बन रहा है कुछ, उसे नाम तो देना पड़ेगा। जैसे वो चला था ना एक पीछे कि रिश्ता क्या कहलाता है वाला, तो वही। अब देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ये क्या होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास पहले 2 रिलेशन है, पहले एक एम्प्टी रिलेशन, जैसे एक एम्प्टी सेट पढ़ा होगा पिछले साल आपने, ऐसी एम्प्टी रिलेशन होगा, और एक यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे जो एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था वही एम्प्टी रिलेशन के बारे में होगा, जो यूनिवर्सल रिलेशन सेट में पढ़ा था वही यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। अब समझते हैं कैसे। एम्प्टी रिलेशन से मतलब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि उस रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो सेट उस रिलेशन का बनेगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कैसे, पहली चीज, एक चीज और, हमने क्या बात करती 11th में कि A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन निकाला था, पर 12th में सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस A, मतलब एक ही सेट पे रिलेशन क्या होगा, मतलब ठीक है। जैसे R इज रिलेशन ऑन सेट A, तो इसका मतलब होगा A क्रॉस A में ही रिलेशन से होगा। जैसे जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A का, ठीक है। ये था 11th में। 12th में बस A क्रॉस A, मतलब उसी सेट के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे उसी से ही
तो उसमें ही रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। मान लो अब क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। इसमें है सीधा सा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, कोई सेट है मान लो हमारे पास, लेट सेट ए है, ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए या सेट ए इज related to any element of A, मतलब ए का एलिमेंट कोई ए के एलिमेंट से रिलेट ही ना कर पा रहा हो, ए क्रॉस ए में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। तो कैसे होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है क्या हमारे पास ए, जिसमें हम एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। हम पहले इसका कुछ ना कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा एक रो से, जिसमें अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जितने एलिमेंट होते हैं पहले में इंटू जितने एलिमेंट होते हैं दूसरे में, मतलब 5 × 5 25 ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम इस पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। क्या हमने रिलेशन डिफाइन करा, आर सच दैट ए बी, मतलब ए बी, ए पहले से और बी दूसरे से। ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, कैसे कि ए माइनस बी इक्वल टू 10 होगा। a माइनस बी इक्वल टू 10, मतलब जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका डिफरेंस 10 होगा। जो पहले सेट से आ रहे होंगे माइनस जो दूसरे सेट से आ रहे होंगे उनका डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। अब आप देख लीजिए कि कोई भी कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं जिनका डिफरेंस 10 होगा। छोटा 1 2 तो छोड़ ही दो, इनका तो 1 1 1 आएगा। एक्सट्रीम भी लेके देख लें कि भाई एक 1 लिया जाएगा, एक 5, तो 1 - 5 तो -4 होगा। मान लो 5 लिया और फिर 1 लिया, 5 - 1 4। ये एक्सट्रीम कंडीशन है इसके कि इससे बड़ा डिफरेंस किसी ऑर्डर्ड पेयर का नहीं होगा। तो क्या इस रिलेशन में कोई भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर आएगा? इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट आएगा यहाँ से? नहीं आएगा। तो ये रिलेशन कैसी रह जाएगी, एम्प्टी या 5, ठीक है। इसी क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। समझ गए होंगे। अब आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पे। यूनिवर्सल, जैसे हमने एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा था जिसके अंदर सारे एलिमेंट आते थे, ऐसी एक यूनिवर्सल रिलेशन होगी जिसके अंदर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लीजिए, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज related to, if each element of A is related to every element of A, to every element of A, मतलब इसके अंदर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ तो रिलेशन R = 5 था, 5 भी एक सबसेट तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A का। तो ये तो था हमारा क्या, एम्प्टी सेट यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो रिलेशन R होगा वो पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A का होगा वही होगा यूनिवर्सल रिलेशन। अभी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट यही है, ये हमने एक सेट यही ले लिया A, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। सेट वही है हमारे पास A 1 2 3 4 5। इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या, A B, मतलब A पहले A सेट से और दूसरा B से। तो इसमें क्या होगा, मोड A माइनस B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या कर दिया, 0। ये तो क्या है, सेट A। इसमें हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो उनका डिफरेंस मोड के बाद 0 से, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा।
तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ सकते हैं? एक रो से एक है इसके अंदर। अब आप देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, मान लो हमने एक बार 1 4 ले लिया, तो 1 -4 -3 मोड़ के बाद 3 आ जाए बाहर, आगे 3 रह जाएगा, 3 0 से बड़ा है। मान लो 3 ले लिया, 3 -3 0, तो 0 के इक्वल टू तो है ही। अब आप कोई भी एक्स वाई जेड एक्सट्रीम वाले ले लो, 5 1 5 -1 4 0 से बड़ा है, 1 -5 तो -4, और मोड़ है तो -4 क्या हो जाएगा? 4, वो भी 0 से बड़ा है। तो ऐसे रिलेशन में पूरा का पूरा एक रो से का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी होगा पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या कहलाती है? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, दोनों में बस यही है कि एम्प्टी का मतलब जो रिलेशन खाली रह जाए, और यूनिवर्सल का मतलब जिसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट एज इट इज आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है कि रिलेशन आर। अब रिलेशन तो है, अब रिलेशन अलग अलग तरह के भी तो होंगे, जैसे अलग अलग तरह के रिश्ते होते हैं, तो ऐसे रिलेशन भी तो अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे कि भाई कैसा रिलेशन है तो उसे क्या कहेंगे। तो हमारे पास रिलेशन आर को 3 नाम दिए गए, एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्री रिलेशन कैसा होगा, और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होगा? मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जिसमें ए मतलब दोनों सेम एलिमेंट होंगे, वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? आर से। ठीक है, तो वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? आर से। इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, मान लो हमने सेट लिया किसका? सेट ए ले लिया हमने, कोई यहाँ ले लिया हमने, कोई सेट ए है। ठीक है, सेट ए, अगर सेट ए मतलब सेट ए में जो ए क्रॉस ए करके जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसमें जितने भी क्या कहते हैं रिलेशन में ए मतलब जितने भी एलिमेंट इस टाइप के उस रिलेशन में होने चाहिए, तभी वो कैसी कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, अभी इतना ही याद रखो। फिर उसके बाद क्या आता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? इफ मान लो ए बी है, कोई ऑर्डर्ड पेयर जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। ठीक है, जो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए से कर रहे हैं। ठीक है, तो देन सिमेट्रिक कब कहलाएगा वो रिलेशन? ए बी बिलोंग कर रहे हो आर से, देन बी ए भी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन आर में, तब वो रिलेशन कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेंगे जब 3 क्लियर हो जाएगा। फिर आता है ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव मान लो इफ हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी जो आर से बिलोंग कर रहा है, एंड एक ऑर्डर्ड पेयर है बी सी जो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए बी बिलोंग्स टू आर होगा और बी सी बिलोंग्स टू आर होगा। देन ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी मस्ट बिलोंग टू आर, तभी रिलेशन कैसा कहलाएगा? ट्रांजिटिव। ए मतलब दोनों सेम एलिमेंट आर में रिलेशन में होंगे तो रिफ्लेक्सिव। ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होगा तो सिमेट्रिक। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो अगर ए सी बी आर में है तो रिलेशन कैसा कहलाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने, क्या एक सेट है, कैसा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, हमने क्या ले लिया? एक ट्रायंगल ले लिया, उसके बाद हमने रिलेशन डिफाइन करा कि आर सच दैट एक T1 और T2 रिलेशन लिए, T2 ट्रायंगल लिए हमने 2, इसके एक रो से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कैसे कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। ठीक है, T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के। तो अब इसमें देखना है कि ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव देख ले इसका कि होगा या नहीं होगा। मान लो
कोई ट्रायंगल है T1, पहले हमने T1 ले लिया, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, सेट ए से, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि T1 जो ट्रायंगल है क्या वो अपने से कॉन्ग्रुएंट होगा, T1 कॉन्ग्रुएंट होगा खुद से ही, एक ट्रायंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट हो ही सकता है, तो T1 तो कॉन्ग्रुएंट होगा T2 से, दिस इंप्लाइज दैट T1 और T1 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। T1 ऑर्डर्ड पेयर T1 बिलोंग्स टू R होगा, तो सो R इज रिफ्लेक्सिव। आप कोई भी ट्रायंगल लेना, कोई भी ट्रायंगल ले लोगे वो अपने तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर देखते हैं इसकी सिमेट्री, कि ये सिमेट्रिक होगा क्या, ठीक है। मान लो हमने T1 और T2 दो ट्रायंगल लिए जो ए के अंदर है, हमने मान लिया इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R है, हमने मान लिया कि T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, तो दिस इंप्लाइज अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट तो T2 भी तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों अगर एक ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर तो ये ट्रायंगल इसके बराबर होगा, तो T2 कॉन्ग्रुएंट T1 के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 T1 बिलोंग्स टू R, रिलेशन R, तो सिमेट्रिक भी है, तो R इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब एक लास्ट का देखना है हमें कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या देखेंगे, पहले हमने मान लिया T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A है, हमने कहा T1 और T2 बिलोंग्स टू R है, और एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। मतलब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मान लो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है एंड T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा, T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, T3 के, तो यहाँ इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, R क्या है, ट्रांजिटिव, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आगे एक दो क्वेश्चन और लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे एक बार इसे पॉज कर पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, क्या EQUIVALENC इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहेंगे, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, एक भी कंडीशन रह जाती है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए रिलेशन, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस जैसा भी ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें R रिलेशन था सेट A के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव भी था। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन कैसा होगा, R यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए बस कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप यहाँ तक। अब एक इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसमें देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। पहले इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दें। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लेट A एक सेट है, x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, कहाँ से 0 से 12 तक।
ठीक है, उसके बाद रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन है आर इज ए एंड बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी मोड इज डिविजिबल बाय 4। रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज मोड इज डिविजिबल बाय 4। तो आइए पहले इसको देखते हैं। इस इक्विवेलेंस शो करने के लिए क्या शो करना है हमें, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए पहले क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ प्रूव करनी होगी। तो पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी कि ए बिलोंग्स टू, ए तो हो गई, ए चेक करना है क्या आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। ठीक है, हमने क्या करा, रिलेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, ए माइनस ए चेक करना है ना। ए माइनस ए ये तो बिलोंग कर ही रहा होगा ए क्रॉस ए में, तो क्या ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ए माइनस ए क्या होगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0 इज डिविजिबल बाय 4। भाई हमने ए क्रॉस ए लिया, अब ये देखना है कि रिलेशन में लाइक कर रहा है नहीं। तो ए माइनस ए 0, 0 तो 4 से डिविजिबल है, 0 ही आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, दूसरा क्या देखना था फिर हमें, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि पहले ए बी बिलोंग्स टू आर है ही, ये तो हमने मान ही लिया कि, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि ए माइनस बी मोड इज डिविजिबल बाय 4। ये तो हमें पता ही लग गया। मतलब a माइनस बी का मतलब a माइनस बी को अगर 4 से डिविजिबल है, अगर मोड हटाएं तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस 4 का कोई मल्टीपल 4n, 4 से डिविजिबल है तो कोई 4n आएगा, और प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, अगर a माइनस बी प्लस माइनस 4n में आएगा तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए क्या होगा, माइनस प्लस 4n ही हो जाएगा। माइनस प्लस 4n मतलब होगा तो 4 का ही 4 से डिवाइड कहीं ना कहीं। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि बी ए इज बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो मतलब ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी ए आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, एक चीज़ की ट्रांजिटिव है या तीसरी कंडीशन। अगर ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया, अगर ट्रांजिटिव भी हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं हुआ तो नहीं है। उसके लिए क्या मानते हैं, हमने मान लिया कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब मोड ए माइनस बी 4 का डिविजिबल है, एंड बी माइनस सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी माइनस सी मोड बी डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, अब इससे क्या पता लगता है, जैसे हमने क्या कहा था, a माइनस बी, मतलब जैसे हमने यहाँ पे करा था मोड a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 है, तो a माइनस बी प्लस माइनस 4n का मोड हटके प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस 4n का मल्टीपल हुआ कुछ, तो यहाँ से क्या पता लगा, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, कुछ ना कुछ होगा, इसे 1 मान ले। और b माइनस सी से क्या दिख रहा है, b माइनस सी मतलब b माइनस सी अगर 4 से डिविजिबल है तो मोड हटने के बाद प्लस माइनस 4m, मतलब 4 के किसी मल्टीपल पे b माइनस सी भी डिवाइड हो रहा होगा, इसे मान लीजिए क्या, सेकंड। इतना क्लियर है भाई, ए बी आर से आर के रिलेशन में और बी सी बी आर में है, तो a माइनस बी भी 4 से डिविजिबल होगा और b माइनस सी भी 4 से। अब हमें ट्रांजिटिव दिखाने के लिए क्या दिखाना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या है, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर हम a माइनस सी को इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मतलब क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं। अगर ये 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इनका सम भी तो 4 का ही मल्टीपल होगा। मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 8, वो 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो रहा है। एक नंबर है हमारे पास मान लीजिए 16, तो 16 भी 4 का मल्टीपल है।
4 अब 16 + 8 कितना हो गया 24, 24 भी तो 4 का मल्टीपल है। इस तरीके से a माइनस सी इन क्या हो गया, इन दोनों मल्टीपल्स का सम, तो मतलब a माइनस सी बी क्या होगा प्लस माइनस ऐड करा था ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4m + n, मतलब कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो इससे क्या पता लगता है कि दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट इट, ये था इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, और फिर उसके बाद क्या, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब आइए यहीं क्लियर कर देते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। उसने पहले क्या कहा कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए, मतलब मान लो सेट क्या है हमारे पास, पहले सेट क्या है हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 12 तक, ये तो सेट है हमारे पास ये। अच्छा, उसने क्या कहा फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू ए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर होगा, कोई एलिमेंट होगा ए जो रिलेट किससे कर रहा होगा 1 से, कहाँ किससे, ये तो कहा उसने रिलेटेड टू 1, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, किसमें बिलोंग कर रहा होगा, रिलेशन आर में। ठीक है, अब आर रिलेशन क्या है हमारे पास a माइनस बी, मतलब यहां से क्या आ जाएगा मोड a माइनस 1, किससे डिविजिबल होना चाहिए 4 से ना, इज डिविजिबल बाय 4। ये बात हमें कौन बता रहा है, जो हमें रिलेशन गिवन है a माइनस 1 मोड इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब इसमें अगर हम एक सेट बनाए जिसमें a के एलिमेंट्स हो, मतलब a माइनस 1 करके वो 4 से डिवाइड हो, अगर हम इसमें a की जगह 1 रखें 1 माइनस 1 0, तो क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब इसके बाद यहाँ से ले 0 रखेंगे तो माइनस 1 नहीं होगा, 1 रखा तो हो गया, 2 रखा 2 माइनस 1 1 नहीं होगा, 3 माइनस 1 2 वो भी नहीं होगा, 4 रखें 4 माइनस 1 3 वो भी नहीं होगा। इसके बाद 5 माइनस 1, यहाँ क्या आएगा 4 5, तो 5 माइनस 1 4, तो यहाँ से 5 माइनस 1 मतलब a अगर हम 5 रखें 5 माइनस 1 4 डिविजिबल बाय 4, तो ये रिलेशन में वेरीफाई हो जाएगा। 5 मतलब a की जगह 5 रखेंगे तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद नंबर आएगा 9, 9 माइनस 1 8, उसके बाद 8 के बाद क्या होना चाहिए 12, 12 लाने के लिए यहाँ पे 13 चाहिए, सेट में 12 तक ही एलिमेंट है, तो बस a में यही क्या होंगे एलिमेंट, ए जो ये बता रहा है फाइंड द सेट, तो हमने सेट फाइंड आउट कर लिया 159 का। अब ये क्या होगा A1 की इक्विवेलेंस क्लास, इसे क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, मतलब जो एलिमेंट A से 1 से रिलेट कर रहे हो वही क्या कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, किसकी 1 की। जैसे अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें किसकी फाइंड आउट करनी है 2 की, तो इसका मतलब a माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 4, रिलेशन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो यहां से क्या निकालना हमें 2 की इक्विवेलेंस क्लास, तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे a के जो इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे होंगे, मतलब a पहले क्या रख लें जो 4 से डिवाइड कर रहे हो 1 रखें, 0 से शुरू करेंगे, सेट तो 0 से है, 0 माइनस 2 मोड भी होगा, मोड भी लगाएंगे तो 2 नहीं डिवाइड होगा 4 से, उसके बाद 1 2 रखें, 2 माइनस 2 0, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, एक तो 2 आ गया। 2 के बाद अब 4 से डिवाइड होना है तो मतलब प्लस 4 चलते रहेंगे, 2 के बाद सीधा +4 करें क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 4, तो 4 तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 6 के बाद प्लस कर लो क्या आ जाएगा 10, 4 प्लस करके 10 माइनस 2 8, फिर 4 प्लस कर लो क्या आएगा 10 + 4 14 माइनस 2 12, डिवाइड हो जाएगा, बट 14 सेट में है नहीं है, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी 2 6 और 10। ये सिंपली बस यही थी इक्विवेलेंस क्लास। व्हाट इट।
तो आपने रिलेशन पढ़ लिया। रिलेशन के साथ आपने पिछले साल भी एक चीज़ पढ़ी होगी 11th क्लास में कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन आपने पढ़ा था क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एवरी नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। तो वो क्या कहलाता था? फंक्शन। ठीक है, यही था फंक्शन। अब देखते हैं फंक्शन के टाइप। हमें यहाँ क्या पढ़ने हैं? दो तरह के फंक्शन पढ़ने हैं। पहला वन वन कि वन वन फंक्शन कैसा होगा, और दूसरा ऑन टू कि ऑन टू फंक्शन कैसा होगा। पहले वन वन देख ले कैसा होगा। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ सच दैट एक्स टू वाई। ठीक है, एक्स से वाई में एक फंक्शन डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, हमने क्या मान लिया? एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्या है? एक्स। एक्स सेट में बिलोंग कर रहे हैं। वन वन का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। मतलब जैसे सेट ये एक सेट है हमारे पास एक्स और ये वाई, इसके एक एलिमेंट की वाई में एक इमेज होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसके दो एलिमेंट की एक इमेज हो जाती थी ना, वही फंक्शन था। बट ऐसा नहीं होगा। वन वन होने के लिए एक एलिमेंट की एक इमेज, मतलब अगर फर्स्ट की सेकंड, सेकंड की थर्ड, थर्ड की फोर्थ, फोर्थ की फिफ्थ, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कहा? एक फंक्शन है एक्स टू वाई जिसमें एक्स वन एक्स टू एक्स से सेट एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कि दो इमेज भाई एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या होगा? जो फंक्शन होगा उसमें एक्स में एक्स के एलिमेंट पुट करने के बाद वाई में जहाँ रिलेट कर रहा वो आ जाएगा। हमने कह दिया कि दो इमेज इक्वल है, मतलब दो इमेज इक्वल हैं। अब वन वन होने के लिए अगर दो इमेज इक्वल हैं तो वो इक्वली एलिमेंट से रिलेट कर रही होंगी, मतलब उनकी प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वन वन कहलाएंगे। तो अगर इमेज इक्वल है तो क्या होना चाहिए? एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब इक्वल होने से मतलब है एक्स टू कि ये दोनों एक हैं तो इनकी इमेज भी एक ही होगी। भाई दोनों सेम है ना, ये एक ही कंसिडर होंगे तो इनकी एक ही इमेज होगी। ठीक है, क्लियर है? अभी एग्जांपल से समझते हैं। क्या? मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक एक्स एक वाई। ठीक है, इसमें हमने क्या कह दिया कि ए बी सी डी चार एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। वाई में क्या कितने एलिमेंट हैं? 5। हमने कहा ए 2 से रिलेट कर रहा है, बी 3 से, सी 4 से और डी 1 से। अब आप देख रहे हैं कि एक्स के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, तो इसका मतलब फंक्शन तो है। और फंक्शन भी कैसा है? वन वन। वन वन कैसे है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। तो ये कैसा होगा? वन वन। ठीक है, ये कैसा होगा? वन वन। और मान लो एक सेट सेम हमारे पास ये है एक्स वाई ए बी सी डी 1 2 3 4 5। फिर हमने क्या कहा? ए 2 से बिलोंग कर रहा है, बी 3 से, सी बी 3 से कर रहा है और डी 4 से। फंक्शन होगा कि सारे एलिमेंट की इमेज है और किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है। बट ये कंडीशन वन वन की थी कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। यहाँ क्या है कि दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है, बी और सी की इमेज 3 है। तो ये कैसा, इसे क्या बोलेंगे? मैनी वन। क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। वन वन होने के लिए एक एलिमेंट की एक इमेज, अगर एक वन वन नहीं है तो अगर दो एलिमेंट की एक इमेज है तो मैनी वन, मतलब मैनी एक से ज़्यादा के लिए मैनी, और इमेज एक ही है तो वन। ये क्या होगा? मैनी वन। ठीक है, या तो वन वन, नहीं तो अदरवाइज क्या बोलेंगे उसे? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या पढ़ना था हमें? ऑन टू। अच्छा, ऑन टू क्या होगा? इसकी पहले एक छोटी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब इस वाले सेट की एवरी एलिमेंट ऑफ वाई एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज अ इमेज
इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, मतलब इस सेट का एवरी एलिमेंट इज द इमेज, इस सेट का हर एलिमेंट इमेज होगा किसी ना किसी एलिमेंट के, किसके, सेट ए के। मतलब कि हमने क्या कहा, कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, हमने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज अ इमेज, मतलब कोई हर एलिमेंट एक इमेज हुआ किसी ना किसी एलिमेंट एक्स की। इसका मतलब वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसे ये कोडोमेन होता था और जो रिलेटेड होते थे वो क्या होते थे, रेंज। मतलब जब कोडोमेन और रेंज एक हो जाए तब वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू। समझते हैं, मान लो ये क्या है, एफ एक्स इमेज बनेगी और ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वाई, मतलब हर एक्स के लिए कोई ना कोई इमेज वाई होनी चाहिए और हर वाई के लिए कोई ना कोई एक्स होना चाहिए। कैसे, अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, एक्स वाई, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, ए बी, तीन ही एलिमेंट रख लो, ए बी सी, और इसमें ले लिया 1 2 3 4। हमने कहा ए 1 से रिलेट है, बी 4 से, सी 2 से, और हमने क्या ले लिया, एक ले लिया हमने, चलो डी, और ये 3 से हो गया। अब आप देख रहे हो कि वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा ना। जैसे यहाँ पे 5 खाली रह गया था, यहाँ भी 5 खाली रह गया था, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली बचा नहीं। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, ऑन टू। कैसे हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। और मान लीजिए कि एक एक्स है और एक वाई, इसमें ए बी सी, इसमें 1 2 3 4। हमने क्या कहा, ए रिलेटेड ए 1 से, बी रिलेटेड 2 से, और सी रिलेटेड भी है 2 से। ठीक है, फंक्शन तो है, एक्स के सारे एलिमेंट्स की इमेज है वाई में, पर इसमें क्या देख रहे हैं आप, 3 और 4 खाली रह गए, इनकी कोई भी प्री इमेज एक्स में नहीं है। तो ये कैसे होंगे, नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू होने के लिए वाई के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए एक्स में। मतलब एक्स जितने भी वाई हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट एक्स की इमेज होनी चाहिए, मतलब ओ वाई में कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए। और 1 1 होने के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी वाई में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे हमने दो सेट लिए, एक एक्स एक वाई, हमने क्या कहा, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ए की एक इमेज 2 बना ली, बी की 3, सी की 4 और डी की 5। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि ए की इमेज 2 है, बी की 3, सी की 4 और डी की 5। ए के एक एलिमेंट की एक इमेज है, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1, फंक्शन 1 1 होगा। उसके बाद अब ऑन टू देखने के लिए क्या देखते थे कि वाई का कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए, वाई के सभी एलिमेंट की कोई ना वाई के सभी एलिमेंट इमेज होनी चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट एक्स के। तो इसमें 1 खाली है, तो 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, क्योंकि इसमें 1 खाली रह गया। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं, एक्स वाई, इसमें क्या ले लिया, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। कैसे कि हमने क्या करा, ए की 2, बी की 3, सी की 4 और डी की भी 4। अब पहले चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं है। अब आप देख रहे हैं ए की तो एक ही है, बी की भी एक है, सी की भी 4 है और डी की भी 4 इमेज है। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक इमेज है, तो ये कैसा हो जाएगा, मैनी 1, क्योंकि मैनी मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक इमेज है 1, मैनी 1 मतलब मैनी की एक इमेज है। अब ये देखते हैं ऑन टू है, वाई में 1 और 5 दो एलिमेंट खाली रह गए, तो ये ऑन टू भी नहीं है, मैनी 1 एंड नॉट ऑन टू। ठीक है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। उसके बाद
एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है, 3 ही ले लेते हैं पहले इसमें, ठीक। अब हमने क्या करा, हमने रिलेट करना शुरू करा, ए को 1 से, बी को 1 से, सी को 3 से, डी को 2 से, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, पहले 1 1 चेक करें है या नहीं, ए और बी, ये तो पहले ही 2 एलिमेंट की एक इमेज आ गई, बाकी की तो 1 1 है, पर इन 2 की ही एक आ गई, तो ये कैसे हो जाएगा, मैनी 1, ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू है या नहीं, हमने क्या कहा था ऑन टू के लिए कि वाई में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसमें 1 2 3 और 1 2 3 किसी ना किसी की इमेज है, तो मैनी 1 एंड ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, क्योंकि कोई भी वाई का एलिमेंट खाली नहीं है। हो गया, ये समझ में आ गया। इसके बाद एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक हमारी लास्ट कंडीशन क्या होगी, एक्स वाई ए बी सी और 1 2 3, ठीक है। हमने क्या करा, ए को 3 से, बी को 2 से, सी को 1 से। अब इसमें पहले 1 1 देख लें, ए की 3 है, बी की 2 है, सी की 1 है, किसी भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, हर एलिमेंट की एक अपनी अलग इमेज है, तो ये कैसा हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद ऑन टू देखने के लिए कि वाई में कोई भी खाली न रह जाए, तो इसे क्या कहते हैं, अगर कोई भी खाली नहीं है तो ये ऑन टू 1 1 ऑन टू, तो ये क्या हो गया 1 1 ऑन टू। अच्छा, आपने एक चीज़ और सुनी होगी, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। अब 1 1 ऑन टू अच्छे समझ गए, तो हम देखते हैं कि इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव किसे कहते हैं। मान लो कोई 1 1 है, ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, ठीक है। जो 1 1 होगा, जो भी फंक्शन 1 1 होगा उसे ही बोलते हैं क्या, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव 1 1 कोई क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। ऑन टू होगा तो सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और 1 1 ऑन टू दोनों तो बाइजेक्टिव, क्या, बाइजेक्टिव, ठीक है। जैसे ये 1 1 ऑन टू है, तो ये कैसा है, बाइजेक्टिव, क्लियर। अब जैसे 1 1 है, ये इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव भी नहीं है, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, ये इंजेक्टिव नहीं है बट सर्जेक्टिव है, और ये 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव। ऑन टू को इंजेक्टिव कहते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को ही सर्जेक्टिव कहते हैं, 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव, क्लियर है। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं इन्हें हमें क्या दिखाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। क्वेश्चन ने कहा कि फंक्शन हमने दे दिया R है फंक्शन, और फंक्शन डिफाइन कर दिया कैसे, f इज इक्वल टू -3 - 4x, और सेकंड पार्ट में f इज इक्वल टू 1 + x²। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, या 1 1 ऑन टू दोनों है। तो अभी देखते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। हमें पहले क्या दिखाना है, 1 1 कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 दिखाने के लिए पहले हम क्या करते थे, हमने ले लिया क्या कि x1 और x2 बिलोंग्स टू R है, सेट R टू R है, मतलब रियल नंबर के सेट है। फिर हमने क्या कहा कि दो इमेज f(x1) इक्वल है f(x2) के, ठीक है, f(x1) इक्वल टू है x2 के, सच दैट कि ये कैसी है, x1 x2 R से बिलोंग है, तो इनकी इमेजेस इक्वल होंगी। तो फंक्शन दिया क्या हुआ है 3 - 4x, तो f(x) का मतलब क्या, f(x1) का मतलब 3 - 4x1, और x2 का मतलब 3 - 4x2, ठीक है। 3 इधर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4 - x1, और यहाँ 4 -4x1 और -4x2, यही बचेगा। अब -4
4, ये क्या रह गया x1 इज इक्वल टू x2। यही हमारी क्या कंडीशन थी, 1 1 होने की कंडीशन यही थी ना कि अगर दो इमेज इक्वल हैं तो उनके प्री इमेज भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये क्या है कि ये जब एक ही होंगे तो तभी इनकी ये इमेज एक ही होगी, इक्वल तभी होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है, 1 1 हो गया। अब देखते हैं क्या है, f इज 1 1 1 1 हो गया। अब देखते हैं ऑन टू के लिए। हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू R है, मतलब y क्या है, कोई इमेज है। y जो इमेज बनती है एक्स वाई, जैसे एक सेट एक्स सेट और एक वाई सेट, तो y में जो इमेज बनती है हमने वो ले ली कि कोई इमेज है y जो R सेट में तो बिलोंग करी होगी, R टू R का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो y बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब हमने फंक्शन में x की वैल्यू रखी होगी तभी तो y आया होगा इमेज। और fx है क्या हमारा 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y, यही है फंक्शन में x रखा तभी तो इमेज y आई होगी। और फंक्शन है क्या हमारा 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। हमने ये तो समझ आ गया कि x रखा तो y इमेज आएगी। फंक्शन 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y है तो माइनस 3 इधर जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस 4x इज इक्वल टू y माइनस 3। उसके बाद हमने क्या करा, माइनस साइन इधर भेजेंगे तो 3 माइनस वाई हो जाएगा इधर, तो इज इक्वल टू में 3 माइनस वाई और 4 डिवाइड में तो ये क्या आ गया x की वैल्यू। मतलब अब x की, अगर हम ये x की इस वैल्यू के लिए जो कि क्या है रियल वैल्यू है 4 है यहाँ पे, जो कि रियल वैल्यू है, उसके लिए इमेज कैसे आनी चाहिए y। अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू ये रियल वैल्यू रखते हैं तो इमेज y आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में रख लेते हैं 3 माइनस वाई ओवर एक्स, ये हो गया ओवर 4, ये हो गया हमारा x। इसे फंक्शन में रखना है कहाँ 3 माइनस 4x की जगह क्या रखना है 3 माइनस वाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 माइनस 3 ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर साइन चेंज, 3 से 3 इज इक्वल टू y आ गया। x की इस इमेज पे x की इस वैल्यू पे इमेज y आ गई। तो ये क्या दिखाता है कि देयरफॉर f इज कैसा है ऑन टू। ठीक है, अब f 1 1 भी है, f ऑन टू भी है, तो ये क्या बताता है, दिस इम्प्लाइज दैट f इज कैसा 1 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। कैसा होगा बाइजेक्टिव। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि फंक्शन f R टू R है, वही फंक्शन है, वो R सेट में ये फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चेक करना है, पहले 1 1, यही चेक कर ले 1 1 1 के लिए हमने क्या कहा था कि x1 x2 बिलोंग्स टू R है, तो f x1 इज इक्वल टू f x2 होना चाहिए 1 1 होने के लिए, इमेज एक ही होनी चाहिए। तो हमने क्या करा f x1 इज इक्वल टू f x2, तो फंक्शन में रखें 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, यही होगा। 1 से तो 1 चल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अगर हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्या प्लस माइनस x2, मतलब जैसे होता है ना कि हमारे पास 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है प्लस माइनस 2 का, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे ही x1 किसका स्क्वायर हुआ, x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया ना, x की 2 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब जब fx1 और fx2 इमेज होंगी वो दो कैसे होगी, इमेज तो सेम होगी बट होगी किसकी, 2 अलग अलग एलिमेंट्स की। सेम इमेज होगी किसकी, 2 एलिमेंट्स की। मतलब मान लो एक इमेज ये है हमारे पास यहाँ पे और ये होगी 2 एलिमेंट्स की, तो ये कैसा कंडीशन कैसी है मैनी वन की, तो ये कैसा हो जाएगा f इज नॉट 1 1, क्योंकि ये सेम इमेज थी बट एलिमेंट कैसे, इनकी प्री इमेज कैसी अलग अलग, मतलब x की 2 वैल्यू है नहीं, प्लस x और एक प्लस माइनस x। ठीक है, तो ये कैसी होगी मैनी वन। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे
मान लो हमने f1 ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली, और एक बार हम ले लें x की वैल्यू -1। एक बार x की वैल्यू हमने 1 ले ली और एक बार हमने x की वैल्यू क्या ले ली, -1। तो दोनों के लिए फंक्शन में रखेंगे 1, तो 1 + 1 स्क्वायर 2, और -1 रखेंगे 1 + -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। तो क्या हुआ यहाँ से, जैसे अगर इसमें रखें 1 - 1 के लिए, 1 - 1 के लिए एक ही इमेज आ रही है 2, है ना। तो ये कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए हमने क्या कहा था कि जो वाई सेट है उसके सभी एलिमेंट किसी ना किसी इमेज होनी चाहिए, किसी ना किसी एलिमेंट एक्स के, मतलब वाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब हमारे पास ये एक्स है, जैसे मान लो सेट एक्स है और ये वाई, मतलब इस वाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। अब ये किसका सेट है, रियल नंबर्स का। बट अगर हम इसमें मान लो हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडर एक एलिमेंट ले लिया -2 बिलोंग्स टू आर है, या सेट वाई है, मतलब कहने के लिए, ठीक है, मतलब जो कोडोमेन का सेट है, कोडोमेन किसका, कोडोमेन का। ठीक है, -2 ले लिया हमने जो आर से बिलोंग करता है, किसमें, कोडोमेन में। मतलब अब ये कोडोमेन में वाई में अगर ये ऑन टू होगा तो इसकी भी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए ना, तभी तो ये कैसा होगा, ऑन टू। बट अगर आप एफ एक्स देखें इजिकल टू क्या, 1 + x², तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना भाई, 1 प्लस ये तो पॉजिटिव x², x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर के बाद वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 ऐड करोगे तो पॉजिटिव रहेगी। तो बट एफ एक्स इजिकल टू 1 + x² इज ऑलवेज कैसा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो -2 वैल्यू हमने कोडोमेन की है वो तो खाली रह जाएगी, उसके तो कोई प्री इमेज नहीं बनेगी। तो इससे क्या पता लगता है कि जो फंक्शन f है हमारा इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, क्यों है ऑन टू, क्योंकि अब रियल नंबर का सेट है ना भाई, एक सेट जो हमारे पास x था वो भी पूरे रियल नंबर का सेट था, और जो सेट y था वो भी रियल नंबर का सेट था। रियल नंबर उसमें माइनस के भी नंबर होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करते करते। और मान लो हमने यहाँ पे रखा क्या, ये भी रियल नंबर का है, इसमें हमने क्या दे दी वैल्यू, मान लो कोई भी वैल्यू दे दो आप, हमने -1 और 1 दी थी, -1 और 1 का क्या आया था 2 1। आप कितने भी माइनस दे दो, -5 भी दोगे तो 6 आ जाएगा, और 7 भी दोगे, -5 दोगे तो क्या आएगा 26 आएगा, और 7 दोगे तो कहीं 50 आ जाएगा। तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप 0 दे दोगे तो ये भी 1 से रिलेट करेगा। तो कहने का बात ये है कि इससे ऊपर के सारे एलिमेंट तो खाली रह जाएंगे। तो जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है ये। एक एग्जाम्पल और करते हैं 1 1 ऑन टू का, ताकि ये क्लियर हो जाए। अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, फंक्शन है R to R, मतलब सेट R का फंक्शन है, और फंक्शन क्या कह रहा है कि f(x) क्या है 3x। अब हमें बताना है कि ये ऑन 1 1 है या ऑन टू है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। उसके लिए क्या करें, पहले 1 1 चेक करने के लिए, 1 1 चेक करने के लिए हमने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू R है, और दो इमेजेस इक्वल हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है, फंक्शन में रखें 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 तो x1 इज इक्वल टू x2, तो मतलब फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन f तो 1 1 है, क्योंकि दो इमेज तभी सेम होंगे जब वो दोनों एलिमेंट पहले ग्रुप, मतलब उनकी प्री इमेज सेम होगी, मतलब एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। तो ये क्या हो गया 1 1। अब इसका ऑन टू चेक करते हैं। 1 1 तो इजी था, इसका देखते हैं ऑन टू। क्या देखते हैं, ऑन टू। हमने क्या कहा था कि कोई भी, पहले क्या करता हमने, कोई भी इमेज ले ली थी बिलोंग्स टू आर, और किस में होगी, कोडोमेन में, कोडोमेन में। ठीक है, हमने कोई एलिमेंट ले लिया कोडोमेन का y। क्लियर है। अब x में या रियल नंबर के सेट में
देयर एग्जिस्ट क्या, y/3, y/3 बिलोंग्स टू r, y/3 है मतलब p अपॉन q की फॉर्म है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो रियल नंबर में भी होगा, ये तो क्लियर है भाई। इस सेट में तो होगा ये, मान लो ये x का सेट है और ये y का, y/3 रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा, इजी सी बात है। हमने क्या करा, अब इसी को x से ले लिया, x में से ले लिया था हमने इस वाले सेट से, तो हमने इसे फंक्शन में पुट करा, f y/3 में पुट करा, क्या में y/3 में, फंक्शन के अकॉर्डिंग 3x की जगह करा तो यहाँ क्या आ जाएगा y/3, 3 से 3 कैंसिल आउट और ये क्या आ गया y, और y हमने क्या देखा था कि पहले ही कोडोमेन में है, तो ये पहले ही इससे कोडोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि x सेट की मतलब जो पहले वाले सेट का कोई भी रियल वैल्यू होगी, उसकी कोई ना कोई इमेज होगी y किसमें, कोडोमेन में। मतलब अगर इसकी तो इमेज होगी कोडोमेन में, और कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्री इमेज जरूर होगी x में, मतलब y के जितने भी एलिमेंट होंगे। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो फंक्शन हमारा था वो R था, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर। अब सभी रियल नंबर की कोई ना कोई प्री इमेज होगी उससे पहले सेट में, तो ये क्या हो गया, f इज ऑन टू भी होगा। तो यहां से क्या पता लगा कि f इज बायजेक्टिव, कैसा है, बायजेक्टिव है। अच्छा, और अगर यही सेट मान लो रियल नंबर से ना होके नेचुरल नंबर का होता, क्या होता, रियल नंबर का ना होके नेचुरल नंबर का होता, क्या तब भी ये ऑन टू होता, क्या तब भी ये ऑन टू होता, तब ये ऑन टू नहीं होता। क्यों तब ऑन टू नहीं होता, कैसे तब ऑन टू नहीं होता, क्यों नहीं होता, मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास क्या, f इज इक्वल टू 3x, मतलब x की वैल्यू रखेंगे और इसकी इमेज आ जाएगी। मान लो 1 रखा तो 3, 2 रखा तो 6, कहीं यहाँ पे 3 रखा तो 9, ठीक है, उसके बाद ऐसे 4 रखा तो 12, क्लियर है। सेट तो नेचुरल नंबर के ही हैं दोनों। अब 1 1 तो हो जाएगा क्योंकि हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी, और एक एलिमेंट की एक इमेज होगी जो कि 3 का कोई मल्टीपल होगा, बट ऑन टू नहीं होगा क्योंकि 1 खाली रह जाएगा, 2 खाली रह जाएगा, 4 5 मतलब जितने भी इस एलिमेंट के वही सेट इमेज बनेंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे, इसके 3 के, तो बाकी जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे खाली रह जाएंगे, तो नॉट ऑन टू। रिलेशन रियल नंबर से रियल नंबर में था तो ऑन टू हो गया था क्योंकि ये रियल वैल्यू थी, और अगर नेचुरल नंबर का होगा तो ऑन टू नहीं होगा। अगर नेचुरल नंबर का होगा 1 1 होगा, 1 1 तो बिल्कुल होगा क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यही तक ही था। इसके बाद जैसे आपके टॉपिक थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, वो आपके टॉपिक में चैप्टर या सिलेबस में अब नहीं रहा, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ जितने भी आपके फ्रेंड हैं ट्यूशन के, कोचिंग क्लासेस के, स्कूल के, प्लीज़ सबको बताएं इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, क्योंकि ये चैनल आपकी सपोर्ट से ग्रो होगा। अभी नया चैनल शुरू हुआ है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच।